तक्षशिला ऑनलाइन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया यूएस पार्टनरशिप अंडर ट्रंप 2.0। आपको पता है रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, हम समझेंगे कि इस तरह के डेवलपमेंट एक समय जब प्रेसिडेंट बने थे ट्रंप, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर एस जयशंकर, जब उनकी ओथ सेरेमनी हो रही थी तो वहाँ वो प्रेजेंट थे और काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, जैसे ट्रेड को लेकर मैंने बार बार पुराने लेक्चर्स में भी बोला है कि ट्रेड को लेकर जो ट्रंप का विजन है उसमें टैरिफ जो है उसका सेंट्रल पार्ट है। फिर टैरिफ को लेकर इंडिया के बारे में भी उन्होंने तरह तरह के कमेंट्स किए। फिर इंडिया यूएसए ट्रेड डील के बारे में बात होने लगी और अभी कुछ महीने पहले पिछले महीने यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वेंस, जिनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, वो इंडिया में आए थे और फर्स्ट राउंड का ट्रेड डील पर बात भी हुई और उस बात को लेकर इंडिया और यूएसए दोनों ने काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। उस बीच में अगर मैं सही हूँ तो लगभग यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे या इंडिया से जस्ट निकले थे तो कश्मीर में वो घटना हो गई और उस घटना के बाद से फिर इंडिया पाकिस्तान में वार लाइक सिचुएशन, टेंस सिचुएशन, और उस सिचुएशन के बाद यूएसए में जिस तरह से ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को बार बार कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट किया है और इंडिया बार बार कैटेगोरिकली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, स्पोक्स पर्सन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने बार बार विक्रम मिस्री ने बोला कि नहीं, ऐसी कहीं बात नहीं थी, कोई मीडिएशन नहीं था, एक प्रॉपर चैनल था। डीजीएमओ लेवल की बात हुई थी, इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान डीजीएमओ, और उस पर 2 डीजीएमओ लेवल पर बात होने के बाद वो दोनों आर्मी इस बात पर एग्री की कि जो एक्टिविटीज़ है जो इंडिया ने इनिशिएट किया था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो उस एक्टिविटीज़ में जो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक थे, उसको हम होल्ड कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट्स के जरिए या अरबियन कंट्रीज में जब वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने बार बार इस चीज़ को बताया कि उन्होंने मीडिएट किया है, उन्होंने टैरिफ का भी नाम लिया, ट्रेड का भी नाम लिया। तो उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और अचानक से ही इंडिया यूएस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी शंकाएं जाहिर होने लगी। इसको डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोला जा सकता है कि न्यू दिल्ली थोड़ा अनईज सिचुएशन को महसूस करने लगा, वाशिंगटन नहीं, नई दिल्ली। तो देखते हैं इस टॉपिक को यूपीएससी के लिहाज से एकेडमिकली किस तरह से इसको हमने कवर किया है। ये एक सवाल है, ये सवाल थोड़ा जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा में यूपीएससी सवाल नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जिस भाषा में भी पूछे, जो 360 डिग्री हम कवर कर रहे हैं तो वो इस सवाल के अंदर आ रहा है और उसके अंदर के स्लाइडें उस चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो सवाल को एक बार देखते हैं। सवाल ये है कि recent developments have introduced a strategic friction in India-USA relations, challenging the narrative of an upward trajectory. Critically examine the causes of this turbulence and assess the prospects for recalibrating the bilateral partnership in a multipolar world. तो हमारा ये कहना है कि ये जो ट्रबुलेंस है और जो चैलेंजेस आए हैं, उस चैलेंज को लेकर जो चैलेंज है हमारे पास, क्या चैलेंज है? तो पहला तो एक चैलेंज हो गया, दूसरा ये पूछ रहा है कि ये क्यों आया है, कैसे आया है, और मतलब इसका रीजन क्या है, इस तरह की चीजें क्यों हुई है। और दूसरा चीज है कि जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है, ये तो आपको पता ही है कि
बहुत लीनियर नहीं रहा है। आप पास्ट हिस्ट्री लेकर चलेंगे तो जैसे 1947 स्केल ऐसे ही बता रहा हूँ, 1947 में ऐसे चला, फिर निक्सन के दौर में डाउनग्रेड हो गया, फिर पोखरन किया, आफ्टर पोखरन इंडिया की क्या स्थिति थी, बिल्कुल डाउनग्रेड हो गए थे रिलेशनशिप, बहुत तरह के अमेरिकन सैंक्शंस थे हमारे ऊपर। उसके बाद से क्लिंटन का एरा आया, वो भी क्लिंटन के एरा में क्लिंटन यहाँ आए थे, लेकिन वो भी एक प्रेशर का एरा था। फिर जसवंत सिंह उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते थे। उसके बाद से जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो एरा था, सेकेंड जूनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसमें जो न्यूक्लियर डील हुई, उस न्यूक्लियर डील के बाद से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि बुश के बाद से ओबामा के टाइम में आपको याद होगा कि हिलेरी क्लिंटन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने पाकिस्तान में जाके बोल दिया था कि आप अपने हाथ में सांप रखो पीछे की तरफ और ये उम्मीद करो कि वो आपको डंक नहीं मारेगा, काटेगा नहीं, इट विल नॉट। बहुत मशहूर स्टेटमेंट हुआ था। फिर बुश, ओबामा और ट्रंप का फर्स्ट वाला टेन्योर और बिडेन, ये एक ऐसा दौर था। बिडेन के दौर में देखो क्वाड वगैरह को लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत मतलब आगे की तरफ हम गए। फिर जब ट्रंप 2.0 आए तो यहां पर भी चीजें सही दिख रही थी। शुरुआती दौर में उन्होंने टेरिफ को लेकर, इंडिया को लेकर बहुत सारा एग्रेशन नहीं दिखाया है, चाइना को लेकर दिखाया। उन्होंने बीच बीच में इंडिया को बोला कि इंडिया रिच कंट्री है और हार्ले डेविडसन बाइक पर बहुत ज़्यादा टेरिफ लगाती है, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने मार्केट का एक्सेस नहीं देती। उनका वो कारण था, क्योंकि आपको मैंने पिछले पढ़ाया हुआ है कि जो ट्रेड है, अमेरिका को क्या था, ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना है। ट्रंप को लगता था कि ट्रेड डेफिसिट है, तो वो जो ट्रेड का पैटर्न है वो इंडिया की तरफ, मैं अगर सही हूं तो $450 मिलियन से झुका हुआ था। तो ट्रंप का ये था। तो मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेड को लेकर इंडिया किस तरह से कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस में कुछ चीज़ें करके उस ट्रेड को अमेरिका के और अपने पक्ष में बैलेंस, अमेरिका और इंडिया दोनों की तरफ से बैलेंस हो सकता है। तो वो एक रिलेशनशिप के लिए नई चीज़ें होंगी। लेकिन इन बिटवीन जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन एराइज हुआ और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से सारी कहानी कैसे शुरू होती है उसको चलकर आगे हम लोग बात करते हैं। अब अगली कहानी, सॉरी, आर इंडिया यूएस रिलेशन एंटरिंग इन ए डिफिकल्ट फेज, ये एक सवाल है। अब आप ये भूल जाओ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप खुद सोचो कि लग रहा है क्या डिफिकल्ट फेज में है। तो उसमें जो एक मोटे तौर पर चीज समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि मैंने जिस तरह से आपको बताया, क्लिंटन के बाद से जो जूनियर बुश के 2 टर्म हुए वो, और उन 2 टर्म के बाद से ओबामा के 2 टर्म, और फिर ट्रंप का 1 टर्म और बिडेन का 1 टर्म, वहां पर एक क्या है, रिहाइफिनेशन की बात की जा रही है या डीहाइफिनेशन की बात की जा रही है। इस टर्म को आप समझिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म है। मैं इसको फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन डिप्लोमेसी के टर्म्स में इसको आप समझेंगे तो वो एक अलग चीज होगी। वो डिप्लोमेसी के टर्म में ये आएगा कि एक देश 2 देशों के साथ मतलब इक्वली ट्रीट कर रहा है। मतलब जैसे आप टर्म लगा सकते हैं कि जो 2 देश हैं, मान लीजिए 2 कंट्री, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है और एक कंट्री एक्स है। ए और बी में बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन एक्स की ए बी से भी बन रही है और ए से भी बन रही है। ये ऐसा दिखता है, लेकिन इसमें जो कचोटने वाली बात है इंडियन प्रोस्पेक्टिव से वो ये है कि दोनों देशों को एक साथ एक समान दृष्टि से देखना। तो वो क्या था, रिहाइफिनेशन की जो बात है और डीहाइफिनेशन की बात है, वो क्या हुआ आफ्टर क्लिंटन, जॉर्ज बुश के एरा में अमेरिका की पॉलिसी इस तरह से बनी यूएसए की कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को, दोनों को एक ही नजर से देखना बंद कर दिया। अब ये जो प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका था, अब जिस तरह से यूएसए
का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या उनका जो फॉरेन स्टेट की ये होते हैं वो हो, या व्हाइट हाउस हो, या प्रेसिडेंट ट्रंप हो, वो लोग जिस ढंग से बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि भाई इट इज ए सीरियस सेटबैक टू द इंडिया यूएस पार्टनरशिप, क्योंकि भारत पाकिस्तान की बात अब एक साथ नहीं होती थी। भारत इंडिया इज मोर क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, और मतलब ये एक झटका लगने वाली चीज है। क्यों? बहुत मेहनत से डिप्लोमेट्स ने बहुत मेहनत करके ये पोजीशन हासिल की थी कि वहां पर ये ना हो कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए, समान तरीके से। हम भाई, आप जब हमारे पॉइंट्स को समझेंगे और हमारे फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे, एज ए कंट्री हमारे अचीवमेंट को समझेंगे, एज ए कंट्री हमारे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो आप वो नहीं तुलना नहीं कर सकते कि भारत और पाकिस्तान एक साथ हैं। तो एक नई चीज निकल के आ गई। वो क्या निकल के आ जाएगी कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं। सिर्फ इस आधार पे आप दोनों देशों को एक समान दृष्टि से नहीं देख सकते, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसमें इंडिया के लिए जो सेटबैक है, ट्रीटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज ए इक्विवेलेंट स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों न्यूक्लियर नेशन है, इसलिए दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। कहाँ पाकिस्तान है, अगर मैं सही हूं तो शायद 350 बिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, कहाँ हम 4 दशमलव कितने ट्रिलियन पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ हमारा ग्लोबल जीडीपी में 7%, 8%, 10%, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। वर्ल्ड के सबसे तेजी से बढ़ने वाली इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं हम। अब वहां पर इस तरह की बात कुछ समझ में नहीं आती है। आप सिर्फ इस आधार पर दोनों को ट्रीट नहीं कर सकते। ये इसी को बोले डिहाइफिनेशन की प्रोसेस थी, वो कंप्लीट हुई थी। अब ट्रंप उसको उस ढंग से ले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्ट्रेटेजिक सेटबैक है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के लिए। इंडिया का क्या कहना है? मैंने आपको बताया कि वो जो मीडिएशन की बात हुई, ट्रेड की बात हुई, टेरिफ की बात हुई, उसको लेकर इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली बार बार बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर यूएस मीडिएशन एंड नो मेंशन ऑफ एनी इंडिया यूएसए ट्रेड डील ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। बोले कि ये डीजीएमओ लेवल पर बात हुई थी। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पहली बार चीज निकल कर नहीं आई है। मैं आपको बता रहा हूं, मिस्टर क्लिंटन ने, वाजपेयी जी ने, उस चीज को आप सुनते होंगे, कहीं कहीं देखते होंगे, तो वाजपेयी जी ने बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने उनको बुलाया था अमेरिका में, उन्होंने उस चीज को मना कर दिया। और एक शेखर गुप्ता हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, वो एक शो किया करते थे, तो ब्रजेश मिश्रा के साथ उन्होंने एक शो किया था। उस शो में ब्रजेश मिश्रा ने इस चीज को बोला था कि वाजपेयी जी ने क्लियर किया कि अगर यहां इंडिया बैठेगा, पाकिस्तान बैठेगा, तो यहां तीसरी कुर्सी किसी और के लिए नहीं होगी। तो अब देखो, बात ये इसलिए बार बार हो रही है कि ये वाजपेयी ने फेस किया, इंदिरा जी ने निक्सन को फेस किया 1971 के वार में, यूएसए की क्या वो सब दौर खत्म करके हम एक नए एरा में आ गए थे। कहां आ गए थे? आप सोचो, बिडेन के टाइम में क्या बात हो रही थी? क्वाड की बात होती थी। स्ट्रेटेजिकली जो पैसिफिक सी है, इंडियन ओशियन है, उसके ऊपर किसका कमांड हो। और क्या बात होती थी? जो A2U2 की बात होती थी, जो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हमारे डिफेंस की स्ट्रेटेजिक बात हो रही थी। AI मूवमेंट, आप समझो, AI को रीडिफाइन किया था जब पिछली बार सितंबर अक्टूबर में प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका इंडिया, AI का दौर बताया गया था। इसके अलावा क्या बात हुई थी? जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, उन सारी टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। हमारे इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही थी। तो इस तरह के रिलेशनशिप बहुत, वी आर इन वेरी वेरी गुड स्टेज। तो फिर अब ये जो बात हुई, द डिस्कशन टू सीज मिलिट्री एक्शन टुक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू द एग्जिस्टिंग चैनल, डीजीएमओ जो होती है वो है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये अभी जब प्रधानमंत्री आ रहे थे कनाडा में, G7 कंट्रीज के लिए गए थे, तो वापसी में उन्होंने बताया
कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था। उसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर का आज का एक स्टेटमेंट है, वो शायद उड़ीसा में उन्होंने दिया है, मैं उसको कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कल ही मैंने इसकी तैयारी की थी। तो उन्होंने बताया कि बोला है कि उड़ीसा जाने के लिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप का न्योता एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट है, वो तो अलग चीज है, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन मोदी ने 35 मिनट की बात में ये स्पेसिफिकली कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर्मली स्टेटेड दैट इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट क्या थर्ड पार्टी मेडिएशन कश्मीर इशू पर, और कंप्लीट पॉलिटिकल कॉन्सेंसस है इंडिया में इस दिस मैटर का। ये पॉइंट नोट करिए ना, आपके लिए ये जरूरी रहेगा। प्रेसिडेंट टर्म का क्या करना है, अब ये देखो ये कब की बात है। वेल आई स्टॉप द वार बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई थिंक मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन एंड आई स्टॉप द वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये वो कब कर रहे हैं, रेफरिंग टू बोथ मुनीर एंड मोदी एज बीइंग एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड इन halting the conflict, Trump said he had used trade diplomacy। फिर वही बात, जिस बात को इंडिया बार बार नेग्लेक्ट कर रहा है उस बात को बार बार कह रहे हैं। कब कह रहे हैं, आवर्स आफ्टर ए 35 मिनट्स फोन कॉल विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहीं से रिलेशनशिप को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और उस चीज को अब एक अनीज है इंडिया में, दिल्ली में ना इंडिया यूएसए रिलेशंस को लेकर अनीस तो है ही है, उसको अनीस बोल सकते हैं आप। अच्छा, अब इस पर तमाम अखबारों ने इस चीज को कवर किया है। उस अखबारों से निकाल के मैं आप तक कुछ बहुत ही बेसिक और तेजी से उस पॉइंट को कवर करें। नॉट ए रप्चर, रप्चर आप समझ रहे हो ना, नॉट ए रप्चर बट ए प्रिसिटेबल ड्रिफ्ट। ओके, सटल एट सीरियस, मतलब बहुत बारीक है, ऑब्जर्व नहीं हो सकता है लेकिन सीरियस है। ये रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है। द सेंस ऑफ ए स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इज डिमिंग। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या होता है, इस चीज को समझ लो, मैं बोल रहा हूं कैसे डेवलप हुआ। जैसे मान लो कि इंडियन ओशियन सी को लेकर इंडिया के एक विचार हैं और ये यूएसए के विचार है, ये यूएसए है और इंडिया है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब ये अपने विचार को लेकर यहां तक आया, यूएसए यहां तक आया, दोनों एक पॉइंट पर मिल गए। तो ये किसी चीज को लेकर एक देश आगे बढ़ा, दूसरा देश आगे बढ़ा, दोनों के विचार मिले, कन्वर्जेंस हुआ, वो डीमिंग मतलब अब बहुत पतली लग रही है। मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन टू होस्ट ए लंच ऑन जून 18 फॉर ए फील्ड मार्शल असीम मुनीर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रेटोरियन पॉलिटिक्स एंड सेक्रेटेरियन रिटोरिक। क्या वर्ड यूज किया है ये आप देख लो, रोमन एम्पायर में जो राजा सबसे बड़ा होता है सबसे ज्यादा अधिकार, और इसका मतलब ये तो बिल्कुल किसी जैसे रिलीजियस बेस पर किसी चीज को, एक विचार को सपोर्ट करना, मतलब बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन के आधार पर बहुत ही क्रूरता के साथ किसी विचार के साथ खड़ा है, उस तरह का है। सेंट ए डिस्क्वेटिंग सिग्नल टू इंडिया नॉट लिस्ट बिकॉज इट्स ब्लर्स द लाइन बिटवीन काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप एंड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो ये चीज खतरनाक है। अच्छा, दूसरी इसमें एक बात कही जा रही है, ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं जिसने किसी पाकिस्तानी जनरल या फील्ड मार्शल के लिए किया है, लेकिन उन लोगों के पास एक पॉजिटिव चीज थी, वो क्या थी, वो एटलीस्ट प्रेसिडेंट होते थे। लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ओहदा है फील्ड मार्शल का, वो भी वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनको दिया गया है। तो ये एक शिफ्ट है, क्योंकि वो इंडिया और यूएसए दोनों को ना मतलब सबसे बड़े डेमोक्रेसीज के रूप में देखा जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रूप में देखा जा सकता है। अब जो इवेंट सेट फैक्टर क्या है, जस्ट अब देखो इंडिया पाकिस्तान का वो घटना हुई, वो घटना के बाद से क्या हुआ, जस्ट बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज, व्हाइट हाउस ऑफिशियल क्लेम्ड क्या, इंडिया वाज अमॉन्ग द फ्यू कंट्रीज दैट वेयर क्लोज टू ट्रेड डील with Washington. In fact, Vance was in New Delhi last month, मतलब अप्रैल मई में
discussed the trade deal with Modi and both leaders welcomed the significant progress in the first phase of bilateral ties. इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट या वार लाइक सिचुएशन के पहले की ये बात है, ऑपरेशन सिंदूर के पहले. द क्लेम क्या है? ट्रंप हैड अनाउंस्ड दैट इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एंड यूएस रोल इन ब्रोकरिंग इट्स ऑन May 10. अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे चीजें खराब होती गई. अब कैसे भी किसी भी देश के लिए सोवर्निटी का मतलब क्या है? फ्रीडम नहीं है. सोवर्निटी का मतलब होता है ऐसा सोवर्निटी का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूं. सोवर्निटी का मतलब होता है एक ऐसा स्वतंत्र देश जो जिस भूमि क्षेत्र पर ना उसका कब्जा है उसको लेकर उसके लिए वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है. ऐसा नहीं मतलब केवल फ्रीडम का मतलब नहीं है कि हम आजाद हैं. आप आजाद हैं और आपके बारे में निर्णय कोई और ले रहा है तो सोवर्निटी नहीं है आपके पास. निर्णय लेने का अधिकार है. अब यहां क्या दिक्कत हुई? 10 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या क्लेम किया? उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर करा दिया. और फिर कहानी क्या हुई? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्या कहा? उन्होंने रात को सब लोग तो प्रेस ब्रीफिंग देखी है कि डीजीएमओ पाकिस्तान का रिक्वेस्ट आया था, फिर शायद 3:15 पर कॉल की बात हुई थी, फिर 3:15 में हुआ और दोनों डीजीएमओ ने उस सीज फायर को लेकर टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया. अब यहां ये बात है कि एक सोवरन नेशन है, इंडिया है. अब उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ही मतलब शर्म वाली बात महसूस की गई कि कोई दूसरा कैसे क्लेम कर सकता है. दूसरा क्या है? फिर मीडिया ब्रीफिंग हुई. क्या हुई? May 13 को इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसमिस्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम्स ऑफ हैविंग mediated full and immediate ceasefire between New Delhi and Islamabad. The deal was bilaterally reached. इसका मतलब है दो देश के बीच में. और इंडिया फिर बोला है प्रधानमंत्री के 35 मिनट के फोन कॉल के बाद कि एट एनी लेवल, माने फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एट एनी लेवल, नीचे से लेके ऊपर तक जहां तक बात हो सकती है, एट एनी लेवल. कभी भी ना ट्रेड की बात हुई, ना टैरिफ की बात हुई, ना बायलैटरल टाइज की, उस मुद्दे पर बात ही नहीं हुई है जो क्लेम कर रहे हैं. फिर ए डे लेटर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर टोल्ड रिपोर्टर्स दैट देयर वाज एब्सोल्युटली नो चेंज इन न्यू दिल्लीज लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन दैट ऑल डीलिंग्स विद पाकिस्तान वुड बी स्ट्रिक्टली बायलैटरल. ये देख लो, ये दो है. अब चेन ऑफ इवेंट्स में आगे क्या आ रहा है? ड्यूरिंग द अब उसके बाद 13 मई के बाद ड्यूरिंग हिज ऑन गोइंग मिडल ईस्ट, ट्रंप सेड इन सऊदी अरबिया दैट ही यूज्ड ट्रेड टू ए लार्ज एक्सटेंट टू ब्रोकर द सीज फायर. फिर कतर में उन्होंने क्या किया? हाउएवर इन कतर ही डिड टोन डाउन हिज क्लेम्स. और उन्होंने क्या किया? हेल्प सेटल द प्रॉब्लम्स. फिर वो ड्यूरिंग ए रिसेंट मीटिंग विद बिजनेस इन दोहा क्या कर दिया? ट्रंप क्लेम्ड इंडिया हैड ऑफर्ड a deal with basically no tariff on US goods. India Jaishankar quickly dismissed the claim, stating that decisions were still ongoing and emphasizing that drawing any conclusion, especially regarding tariff concerns, would be premature. यहां से ये सारे क्लेम आप देखो प्रेसिडेंट का क्या है. अब उस क्लेम के बाद से क्या कहानी हुई? एक और कहानी है. अब यूपीएससी में एकेडमिक में मैं क्या बताऊं, लोग बोल रहे हैं कि कोई नोबेल प्राइज है. तो भाई प्रेसिडेंट ट्रंप, अब इसको थोड़ा सा अलग ले लीजिए, इससे मत जोड़िए. प्रेसिडेंट ट्रंप की इच्छा थी कि अगर मोदी भी आ जाते और उधर जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब भी आए, दोनों बोल देते कि उन्होंने कराया तो नोबेल प्राइज मिल जाता. ये अनऑफिशियल वर्जन है. अब ये मजाक है, सीरियस है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहां गए नहीं, ये बात है. अब तो क्या है? हाइफिनेशन जो है, अब उसमें क्या है? ट्रीटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज इक्विवेलेंट स्ट्रेटेजिक कंसर्न. ये तो मैंने आपको बता दिया. मिस्टर ट्रंप स्पोक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सेम ब्रीथ, ये भी बता दिया. फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स हु हैव इन्वेस्टेड years in decoupling India's rise from the Indian Pakistan binary. देखो ये सेंटेंस कैसे बनाया गया, ये मेरा नहीं है, अमिताभ मोटो साहब ने द हिंदू में लिखा है, वहां से मैंने लिया है. Such language was diplomatically regressive. इसको पकड़ लेना, ये काम आएगा. सॉरी,
मोस्ट कंसर्निंग इज द एपरेंट वार्मिंग इन वाशिंगटन अप्रोच टुवर्ड पाकिस्तान। मतलब है कि पाकिस्तान को लेकर वाशिंगटन के अप्रोच में एक गर्माहट देखी गई। आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो कुछ गेस्ट के आने से आपको ऐसा लगता है अरे आ रहे हैं यार, कुछ को आने से आ ही रहे हैं, चलो कुछ को लेकर एकदम गर्माहट रहती है। तो पाकिस्तान को लेकर बहुत लंबे समय के बाद जॉर्ज बुश की न्यूक्लियर डील याद होगी, सरदार मनमोहन सिंह के टाइम में हुई थी। उसके बाद द हाइफिनेशन प्रोसेस व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड कमांडर जनरल माइकल कुरिला described Pakistan as a phenomenal partner in counter-terrorism. It represented an extraordinary characteristic of an institution long associated with the nurturing cross-border terrorism. ये भाई साहब वो हैं जो एशिया के इस हिस्से को डील कर रहे हैं, तो उनका इस तरह का स्टेटमेंट, तो फिर अमेरिका को लेकर शक होने की बात है। अब ट्रंप 2.0 में, अब ये देखना, ये एकदम जरूरी चीज है भाई, ये यूपीएससी के लिए ही है। ये जो ट्रंप 2.0 है ना, उसमें फॉरेन पॉलिसी में केवल इंडिया के साथ नहीं है, G7 के साथ वापस जा रहे थे। फ्रांस के बारे में क्या बोल दिया, ब्रिटेन को क्या बोल दिया, मतलब आप समझो वो ग्रीनलैंड ले लेंगे, कितनी, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि यूरोपियन इंडिया के साथ ही करे, यूरोपियन करे। इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है उसको आप देखो और इसको बड़े अच्छे से, शॉर्ट टर्म गेन ओवर लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, ये ट्रंप के इस टेन्योर का ना, ये अब तक के आधार पर ये ऑब्जर्वेशन है। ये वाशिंगटन इस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रहा है, जबकि इस तरह से चीजें फॉरेन पॉलिसी में तो कम से कम नहीं होती हैं। शॉर्ट टर्म गेन ओवर लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, वाशिंगटन प्रीफर क्विक डील, जल्दी करो, 9 जुलाई का टाइम आने वाला, टेरिफ बढ़ जाएगा, घट जाएगा। द अमेरिकन इंपल्स टू मोनेटाइज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी को मोनेटाइज किया जा रहा है। ट्रम्प्स डिप्लोमेटिक स्टाइल पार्ट शोमैन पार्ट सेल्समैन एंड अनप्रेडिक्टेबल। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रहे हो तो। ही मे डोजल वन मोमेंट एंड डियोनेंस द नेक्स्ट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पार्टनर्स इवन द क्लोजेस्ट टू नेविगेट द टेरेन ऑफ अ ट्रस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये इस चीज को लिखना है आंसर में, इसको पकड़ना है और कवर करना है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये समझना, इस चीज को एकदम पकड़ लो। इसको आप लिख सकते हो कि आफ्टर इनिशियल डेज ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन, ये करके दे आर USA is preferring short-term gain over long-term alignment. Even Washington prefer quick deal, not with respect to the India, also with respect to the Europe and China and other Asian countries. The American impulse to monetize diplomacy. This is the shift from this to this. US की फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं रही है। आपको बताया ना कि डीकपलिंग द इंडिया पाकिस्तान बाइनरी, उससे इंडियन डिप्लोमेट्स में कितने दिन तक काम किया, तब जाकर वो हम अचीव कर पाए। मोदी 3.0, अब चूंकि मैंने ट्रंप 2.0 दिया था तो मोदी 3.0 देगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मोदी के आने के बाद लगभग उसी पैटर्न में रही है, कंसिस्ट रही है। अब हम यूपीएससी के हिसाब से बोल रहे हैं, हम कोई क्रिटिसिज्म वगैरह अलग चीज होती है, ये यूपीएससी के एकेडमिक तौर पर क्या है। इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर, पेशेंस, लेयर्ड एंड सिविलाइजेशन sits uncomfortably with Washington preference for the quick deal. भारत को ये पता है, भारत किसी के साथ पास जाता है, उस देश का इतिहास क्या रहा है, उस देश के साथ भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत और उस देश के संबंध कैसे रहे हैं, पुराने संबंध, नए संबंध, फिर धीरे धीरे कॉन्क्रीट ढंग से उसको स्टेबलाइज ढंग से आगे ले जाकर पुश करना। ये अमेरिका को जो मैंने बोला क्विक डील, डिप्लोमेसी को मोनेटाइज करना, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, नॉट विथ अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, जिनके अब क्वाड जैसे देश इंडिया यूएसए के काफी करीब है। मतलब अगर इन सारे इवेंट्स को हटा दें तो आप सोचो कि कहां कहां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस में पार्टनरशिप है, किस तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस है, किस तरह चाइना के डोमिनेशन, सिर्फ ये लोगों को लगता है कि चाइना के डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया का रोल है, नहीं, इससे बाहर ये रिलेशनशिप है। बहुत सारी चीजें जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट पावर है,
उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हम H1B वीजा के लिए हम खड़े, भाई यहाँ के लोगों ने जाके अमेरिका के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, वहां से ये रिलेशनशिप निकल कर आई है। द अमेरिकन इम्पल्सेस टू मोनेटाइज डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफन ज़ायर विथ इंडियाज मोर स्ट्रेटेजिक बेस्ड लेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स। तुरंत किसी के साथ जाना, किसी के पास से हट जाना, ये सब रहा नहीं है। अदर फैक्टर क्या है? ए सेगमेंट ऑफ द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूज टू व्यू पाकिस्तान एज ए फैमिलियर फ्लैट। फ्लैट मतलब है थोड़ा सा इधर उधर जा सकता, भटकेगा, पार्टनर स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड काउंटर टेररिज्म। उसको लगता है कि चलो भाई पाकिस्तान है, इसके साथ दोस्ती बना के रखना चाहिए, पार्टनर है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको जनरल आसिफ मुनीर को, सॉरी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को इसलिए बुलाया था कि ईरान के साथ जो स्टेटस है, उस ईरान के स्टेटस में पाकिस्तान का कोई एयर बेस यूज करना है क्या करना है। मतलब ट्रंप का ये भी हो सकता है कि वो ईरान को लेकर उनसे बात करने के लिए आए, लेकिन दवे आज उन्होंने बोला है कि मुझे 2 हफ्ते दीजिए ईरान पर बात करने के लिए, और रसिया का जो यूक्रेन वार है उसके ऊपर, गिव मी 2 वीक्स। तो वो एक अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। फॉरेन पॉलिसी के लिए आप पॉलिसी में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, सजेशंस होते हैं, उसके बाद से फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व होती है, उस ढंग से नहीं करते। इंडिया एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज फेंस सिटिंग। फेंस सिटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? अब इस मतलब को आप समझिए, थोड़ा सा ये अलग तरह का वर्ड है। फेंस सिटिंग का मतलब ये भी लोग कहते हैं कि जैसे इंडिया यूएसए के साथ भी है, रसिया के साथ भी है, मतलब 2 देशों के साथ संबंध बना के रखा हुआ। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि वो किसी एक के तरफ नहीं जाता है। यूएसए को लगता है कि इधर भी है इधर भी है, रादर देन प्रिंसिपल एसेंट ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, अब वो ये नहीं समझता है कि इस तरह का व्यवहार इंडिया का उसके स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के कारण है। वो अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए और अपने देश के भलाई के लिए, अपनी स्वतंत्र सोवरेनिटी का उपयोग अपने देश के लिए, देश के हित के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो जहां उसे यूएसए से निर्णय लेने से अपने देशवासियों की भलाई वहां जाता है, जहां रसिया के साथ है तो वहां जाता है। तो ये चीज है। स्ट्रक्चरल एसिमेट्रीज इन इन्फ्लुएंस एंड कम्युनिकेशन परसिस्ट इंडियाज राइज। अब वो कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एसिमेट्री, तो उसका मतलब ये है कि एसिमेट्रीज का क्या मतलब है आप तो समझ ही रहे हो। दोनों एक हिस्सा और 2 हिस्सा, ये और ये दोनों बराबर नहीं है, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो है ही है। इंडिया में अभी जिस तरह से जो लोग लीड कर रहे हैं वहाँ की यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को, तो एसिमेट्रीज है ही है। किसी विषय पर दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। बट इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट इन वाशिंगटन लैक्स बिहाइंड इट्स एम्बिशन। ये राइटर का व्यू है, मेरे हिसाब से अमिताभ मटो जी का ये स्टेटमेंट है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फॉरेन पॉलिसी के, उनका कह रहा है कि भैया इंडिया जो है ना वाशिंगटन में, ये वो भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप के पहले एक एजेंसी हायर की थी कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छे करेगा, ये करेगा। तो वो उस तरह से कह रहे हैं कि फुटप्रिंट्स कम है। लेकिन इंडिया को लेकर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है ग्रेट पावर डिल्यूजन्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई आदमी अपने को, कोई देश अपने को बहुत महान मान ले, तो वो कहता है कि इंडिया इसी में है कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत मजबूत देश है, बहुत महान देश है। ये क्रिटिक्स है, वो ये कह रहा है। एंड दैट द रिलेशनशिप फ्लैटर्स बिकॉज इंडियाज एम्बिशन आउटस्ट्रिप इट्स कैपेबिलिटीज। ये एक आलोचना है यूएसए की तरफ से की जा रही है। दिस डायग्नोसिस फ्लड, फ्लड मतलब ये ठीक नहीं है। इंडिया डज नॉट सफर फ्रॉम delusions of grandeur, it suffers from the patient weight of becoming. Its desire to chart an independent course reflects not confusion but strategic clarity shaped by history and sovereignty. The real risk lies not in India's aspiration but in Washington's impatience with partners who do not mirror American methods on priorities. पूरा स्टेटमेंट पकड़ लो और नीचे का पकड़ लेना। कहां से पढ़ना है? यहां से। द रियल
रिस्क लाइज नॉट इन इंडियाज एस्पिरेशन बट इन वाशिंगटन्स इम्पेशेंस विथ पार्टनर्स हु डू नॉट मिरर अमेरिकन मेथड्स और प्रायोरिटीज। ये बहुत अच्छी चीज है, ये आंसर लिखने में काम आएगी, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो सो विल दिस इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस फंडामेंटली चेंज द रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनिशियल स्टेज है और ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं, और वहां फॉरेन पॉलिसी में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, इसके साथ ऐसे करना है, इसके साथ ऐसे जाना है, इसके साथ ऐसे जाना है। मुझे बहुत ज्यादा हद तक लगता है कि ये नहीं होगा। अमेरिका इंडिया को ड्रॉप नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि अब क्यों, उसका कारण आगे जा रहे हैं। मे बी नॉट। इन द पास्ट न्यू दिल्ली हैज बीन एबल टू पुश असाइड वाशिंगटन्स पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स स्टेट ऑफ गवर्नेंस टू डिफेंस सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल टाइज। उसने ध्यान नहीं दिया है कि अमेरिका का स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहा है, वो ये भी नहीं ध्यान देता है राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं। अभी देखो, जैसे इस तरह की बात हुई, द पोस्ट टेंशन डू नॉट सीम टू हैव अफेक्टेड इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल शेड्यूल्ड 4-day ट्रिप टू वाशिंगटन, और ट्रेड डील के लिए बात करके आ जाए। तो मतलब पॉलिसी लेवल पर, कम्युनिकेशन के लेवल पर गवर्नमेंट में डिफरेंट चैनल इनेबल रहते हैं, कम्युनिकेशंस के हर चैनल को इनेबल करके बात कर करके इंडिया इसी तरह से बात करता है। आप बोलते रहिए, लेकिन हो सकता है कि हम एक अच्छी ट्रेड डील के साथ आ जाए, हो सकता है हमारी डिफेंस टाइज और ज़्यादा हो जाए, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जब क्वाड की मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलाया तो फिर वो रिलेशनशिप नए ढंग से फ्लरिश हो सकता है। आपको मैंने क्या बताया, डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 वर्जन में क्या है, क्विक डील। हो सकता है वो एक क्विक डील पाकिस्तान के साथ कर रहे हो जो ईरान के लिए, उनके लिए जरूरी हो, अफगानिस्तान के लिए जरूरी हो। वो क्विक डील करने के बाद वो उसी तरह से उसको डंप कर दें। तो ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी की तरफ है। तो ये पहला चीज है, ये आखिरी की लाइन और ये सारी लाइन जो है ना, ध्यान रखना है। वे फॉरवर्ड, द यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू आइसोलेट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन काउंटरिंग चाइनाज राइज इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब पाकिस्तान के सहारे तो कर नहीं सकते, पाकिस्तान की इकोनॉमी है नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी नहीं है जो किसी देश को उस ढंग से पैसा दें, वो पैसा देने में बिलीव नहीं करते। द आर्क ऑफ इंडिया यूएसए रिलेशनशिप हैज नेवर बीन लिनियर। ये मैंने आपको बता दिया। इन 1998 आफ्टर द पोखरण टेस्ट, हु कुड हैव इमेजिन्ड the level of alignment achieved just a decade later by 2005, the two countries had stunned the world with the landmark civil nuclear agreement, an audacious act of strategic trust with the rewrote the rules of a global diplomacy। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमारे तरफ से क्या होना चाहिए, क्विट, persistent and collaborative must remain the preferred method. India should broaden and deepen its engagement in Washington beyond traditional diplomacy, leveraging Congress, policy think tanks and Indian American diaspora as a vectors of a strategic advocacy। इसको पकड़ लो, लिखना सब आंसर में। 3 चीजें लिखने के लिए दे दी हमने, 250 वर्ड में लिखना रहता है, इसलिए मोटी मोटी चीज जो इंपॉर्टेंट वही बताता हूं। The H-1B is not a concession to India, but it's an instrument of mutual innovation, the movement of skilled talent, the collaborative ecosystem of the tech entrepreneurship, and the potential for co-creating the next generation of frontier technologies should be at the center of the India-US conversation। AI को लेकर आपको पढ़ा होगा क्या हुआ था, ये वही सारी चीजें जो मैं बोल चुका हूँ। The hope क्या है, The world will see what two great democracies can do when they trust each other। जॉर्ज बुश का ये स्टेटमेंट है न्यूक्लियर डील के बाद से। ये स्टेटमेंट मैंने चिपकाया इसलिए है क्योंकि वो कोट लिखने में काम आ सकता है। दूसरा क्या है, रियल टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट हाउ इट बिहेव्स इन द मूवमेंट्स ऑफ द सेलिब्रेशन, बट हाउ इट इंडोर्सेस इन द टाइम्स ऑफ द स्ट्रेस। बस ये 2 स्टेटमेंट कोर्ट्स के लिए किया है। इस तरह से इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जो पिछले 1-2 महीने में जिस तरह की चीजें डेवलप हुई है उसको लेकर ये डिस्कशन है। फिर देखना आप, ये तो मेंस का एग्जाम अभी है, अगले साल के जो मेंस के एग्जाम है उनके बीच में फिर ये रिलेशनशिप में नए नए एंगल जुड़ेंगे, नई नई चीजें डेवलप होंगी। तो इस लेक्चर के बाद फिर एक लेक्चर होगा।
तक्षशिला ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और आप हम तक रीच कर सकते हैं कितने नंबर पर? 9810225789। एक नंबर ये है और एक नंबर है 9599337328। नंबर दिया हुआ है, इनिशियली नंबर दिया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए, देखिए अगर कोई तकलीफ है तो बताइए। मैं कोशिश करूंगा नए सेशन में ज़्यादा रेगुलर रहने की और रेगुलर लेक्चर बनाने की, और कुछ दिनों के बाद से मैं रेगुलर ही न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को फॉलो करता हुआ डेली का आपको करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। इसको देखने के लिए धन्यवाद।